सो हेलो दोस्तों, आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपने 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ओके, सो हम ये वन शॉट रिवीजन वीडियो रखने वाले हैं। तो फटाफट से हम देखेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि हमें क्या क्या कवर करना है। तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में देखेंगे कि कहाँ पर पावर शेयर होता है, कहाँ पर पावर शेयर नहीं होता। मेजोरिटेरियन श्रीलंकन गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, और ये जो मेजोरिटेरियन श्रीलंकन गवर्नमेंट है जिसके अंदर सिविल वॉर होता है, ये मैंने अलग से एक 10 मिनट्स की वीडियो भी बनाई है। आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अकोमोडेशन देखेंगे कि बेल्जियम जब पावर शेयर कर लेता है तो क्या होता है। देन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आप देखेंगे कि पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पावर शेयरिंग देखेंगे एंड माइंड मैप, देन हमारा कंप्लीट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेल्जियम देखते हैं। तो बेल्जियम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन बताई हुई है। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन में जरा आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो ऑरेंज वाला आपको ब्रूसल्स दिख रहा है, ये बेसिकली ये जो छोटा सा एरिया है, ये क्या है, ये है बेल्जियम की कैपिटल सिटी। ओके, दिस इज कैपिटल रीजन। देन आपको फ्रेंच स्पीकिंग, ये जो रेड कलर है ये आपको दिख जाएगा, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। ओके, ये आपको देखने में ही लग रहा है कि ये मेजोरिटी में है। देन येलो वाला फ्लेमिश रीजन है, जहां पर डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया ओवरऑल कंट्री का कॉम्पोजिशन। और जो ये 1% ब्लू वाले बच गए, ये कौन से होते हैं, जर्मन होते हैं। ये ओवरऑल कंट्री का जब आप एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जर्मन है, सॉरी जर्मन तो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो फ्रेंच है वो आपको दिख रहा है कि मेजोरिटी में दिख रहे हैं, और जो डच है वो बेसिकली आपको कैसे दिख रहे हैं, माइनॉरिटी में दिख रहे हैं। क्लियर है, अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन स्पीक डच। तो मैंने क्या बताया आपको कि 59% जो है, 59% वो क्या है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच स्पीकिंग पीपल है। ओके, देन 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो 40% कौन से हो गए, जो कि फ्रेंच स्पीक करते हैं। रिमेनिंग 1% जो है वो जर्मन है, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, इन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। ठीक है, अब ये तो हो गया ओवरऑल कंट्री का कॉम्पोजिशन कि 59% जो है वो कौन से हैं, डच स्पीकिंग है जो कि फ्लेमिश में रहते हैं। 40% जो दूसरे हैं वो कौन से हैं, बेसिकली वेलोनिया में रहते हैं लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग है। देन 1% जर्मन आ जाता है। अब जब जब आप कैपिटल की बात करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल है ब्रूसेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जो फ्रेंच है वो क्या है, माइनॉरिटी में है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, ये डच वाले जो है वो मेजोरिटी में है। लेकिन ये पूरा सिनेरियो जो है वो फ्लिप हो जाता है कैपिटल में आके। कैपिटल में फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी बन जाती है। ओके, मेजोरिटी बन जाती है, और जो डच है वो, लेकिन जो हमारी कैपिटल सिटी है उसके अंदर, कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है, वहां पर 80% आपको फ्रेंच स्पीकिंग दिखेंगे और 20% आपको डच स्पीकिंग दिखेंगे। ओके, तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल कंट्री के अंदर डच स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजोरिटी में है। लेकिन वहीं पर अगर आप कैपिटल की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो डच है वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं और जो फ्रेंच है वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए टेंशन क्या है, क्या रीजन है कि बेल्जियम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच। यहाँ पर हमने बात की थी ना, जैसे यहाँ पर देख लो, ये हो गई कंट्री और ये हो गया कैपिटल। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अगर कंट्री की बात करोगे तो 59% कौन से है, डच स्पीकिंग है जो कि मेजोरिटी में है। 40% कौन से है, फ्रेंच है जो कि माइनॉरिटी में है। लेकिन कैपिटल सिटी में ये उल्टा हो जाता है। कैपिटल सिटी में 80% कौन से हैं, फ्रेंच है। ओके, और जो 30% जो बच गए वो कौन से है, डच है। तो डच यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर डच हो गए माइनॉरिटी में। ओके, और फ्रेंच जो हो गए वो क्या हो गए, मेजोरिटी में हो गए। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, ये पूरा फ्लिप हो जाता है कैप कंट्री से अगर हम कैपिटल में जाते हैं। देन दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डच स्पीकिंग पीपल को लगता है कि भाई हम ओवरऑल कंट्री में ज्यादा है, लेकिन फिर भी कैपिटल में जो है वो फ्रेंच ज्यादा है। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड ज्यादा थे, जिसकी वजह से जो डच पीपल है उनके अंदर इस चीज को लेकर गुस्सा था। ओके,
एंड देन द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर अक्यूट इन द ब्रूसेस, और ये जो ब्रूसेस था जहां पर ये क्लियर कट फ्लिप दिखता था, वहां पर ये टेंशन सबसे ज्यादा थी। देन ब्रूसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, अब ब्रूसेस जो है वो एक स्पेशल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है वहां पर। डच स्पीकिंग पीपल कंटिन्यूड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है ना। ये टेबल से याद रख लेना, ये बेस्ट रहेगा। देन यहाँ पर देखते हैं हम एथनिक कॉम्पोजिशन, ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फ्रेंच, इन्होंने ना बेल्जियम का हमें प्रॉब्लम बता दिया कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या है। अब हम नेक्स्ट श्रीलंका ना पढ़ के बेल्जियम की अकोमोडेशन देखेंगे कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की है। ओके, देन फिर हम श्रीलंका पे आएंगे, क्योंकि आई थिंक पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई बेल्जियम की कि क्या थी, ठीक है ना। यहाँ पर दोबारा मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ, ये हो गया हमारा कंट्री और ये हो गया हमारा कैपिटल। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, डच जो थे वो 59% मेजोरिटी में थे, ये 40% फ्रेंच माइनॉरिटी में थे। लेकिन कैपिटल सिटी में ये उल्टा हो जाता है, जो 80% है वो हमारे कौन से हो गए, फ्रेंच हो गए, और जो हमारे 30% के अराउंड है वो कौन हो गए, हमारे डच हो गए। तो ये जो डच है कैपिटल में, ये क्या हो गया, माइनॉरिटी में हो गया। ओके, यही चीज जो है ये डच वालों को अच्छी नहीं लग रही थी, ये रिसेंटमेंट देख रहे थे, रिसेंटमेंट आ रहा था इनके अंदर, गुस्सा आ रहा था, इनको नहीं अच्छा लग रहा था, ये प्रॉब्लम थी। अब ये अकोमोडेट कैसे करते हैं, ये पावर को शेयर करते हैं कैसे। बेल्जियम की जो डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट थी, उसको बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अलग तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंसेस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है और जिसे हमें सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं ये तो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है हमारी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो बेल्जियम अपनी प्रॉब्लम को अकोमोडेट कैसे करता है, ठीक है, इसमें ये देखना है हमें। तो देखिए 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करता है, ठीक है, 4 बार उसके अंदर अमेंडमेंट करता है, अरेंजमेंट करने के लिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो पाए। अब सबसे पहला क्या बोलते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके, कि भाई डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, दोनों के ही नंबर ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होंगे। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो ये बोलते हैं कि डच और फ्रेंच दोनों के ही मेंबर इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर इसमें 50 है, ठीक है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होंगे। दोनों के जो मिनिस्टर है वो इक्वल होंगे, टोटल मान लीजिए 100 हो गया। और कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट ना यूनिलेटरली, मतलब अलोन, अलोन मतलब अकेले, ठीक है, सेपरेटली अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। अगर ये दोनों ही है तो ये बोलते हैं कि दोनों को मिलकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा, अकेले डिसीजन नहीं लिया जा सकता किसी भी एक कम्युनिटी के द्वारा थ्रू। ओके, देन मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो सेंटर के कंट्रोल में काम नहीं करेगा, सब ऑर्डिनेशन नहीं है सेंटर का। ओके, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंडिपेंडेंटली काम करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंडिपेंडेंटली काम करेगी। स्टेट जो है वो सेंटर का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देन आता है कि सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ द अकोमोडेशन आर ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, और जो कैपिटल सिटी थी उसको अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट दी गई। ओके, बोथ द कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और वहां पर भी दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। देन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in the Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप याद रखिए कि भाई कंट्री में कौन था मेजोरिटी में, तो डच थे। कैपिटल में कौन था मेजोरिटी में, कैपिटल सिटी में, तो फ्रेंच थे। तो कहते हैं डच ने फ्रेंच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है, एक्सेप्ट कर ली थी कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेम ऐसे ही जो कैपिटल है वहां पर फ्रेंच ने एक्सेप्ट कर ली थी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डच। तो दोनों जगह पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गई दोनों ही मिनिस्टर्स की। ओके, फ्रेंच की भी और डच की भी। देन अपार्ट फ्रॉम द सेंटर द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ, यहाँ पर देखिए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई है। जैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट होती है, थर्ड टियर गवर्नमेंट, वैसे ही यहाँ पर बोलते हैं जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी ये इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज होगी। ओके, डच की अपनी अलग होगी, फ्रेंच की अपनी अलग होगी और जर्मन की अपनी अलग होगी। नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ वो रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर लैंग्वेज की, जो भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं उनकी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। और इनके पास पावर क्या होगी, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इशू को डील करने की। क्लियर हो गया इतना कि हाँ भाई कैसे ये क्लियर हो रहा है, कैसे बेल्जियम के अंदर पावर शेयर हुआ और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम आ जाते हैं श्रीलंका के ऊपर। ओके, पहले रुक जाइए, ये कर लेते हैं। ओके,
But these arrangements have worked so well, they help avoid the civic strife between the two major community. कहते हैं कि भाई सिविक स्ट्राइव हो सकती थी या जो वॉर वगैरह या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे वो सब ये क्या कर देती है, ये बेसिकली अवॉइड करवा देती है। पॉसिबल डिवीजन जो हो सकता था कंट्री का लैंग्वेज के बेसिस में, ये उसको खत्म कर देती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देती है। यूरोप यूरोप कम टुगेदर फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज अ हेडक्वार्टर। ठीक है, तो जब यूरोपियन यूनियन बनता है तो ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर की तरह रखा जाता है, चूज किया जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, श्रीलंका वाला टॉपिक ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरा बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार वहां पर जाके अच्छे से देख लेना। बाकी मैं इसके मेजर पॉइंट्स जो है यहाँ पर फटाफट से कवर करवा देती हूँ। देखिए, श्रीलंका गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। तो उसके बाद सिन्हाला गवर्नमेंट क्या करते हैं, डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट, ओके, थ्रू द मेजोरिटी। अब इनकी जो गवर्नमेंट बनती है ना, वो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो सिन्हाला होते हैं, सिन्हाला ये मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। ओके, और जो तमिल्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। ओके, इतना याद रखना है। अब देखिए, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो मेजोरिटी के थ्रू बनी होती है, और उनका बिलीफ होता है कि मेजोरिटी विच एवर वे दे वांट दे कैन रूल। कि भाई मेजोरिटी जब एक बार बन गई तो मेजोरिटी गवर्नमेंट जिस तरह से चाहे उस तरह से रूल कर सकती है कंट्री में, विदाउट डिसरिगार्डिंग। ठीक है, मतलब कि आप डिसरिगार्ड करोगे या विदाउट कंसिडरिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पर है डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी, कि आप माइनॉरिटी के नीड, माइनॉरिटी के जो विशेष है उसको रिगार्ड नहीं करोगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है कि भाई ये ना 3 स्टेप्स लेते हैं जो ये दिखाते हैं कि ये लोग माइनॉरिटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। अब देखिए, ये जो मेजोरिटेरियन स्टेप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, शॉर्ट्स बनाए हुए होंगे, वो आप जाके देख लीजिए। 3 ये जो आपके पॉलिसी है, 3 पॉलिसी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की, वो आपको इजीली वहां पर समझ आ जाएगी क्या है। फर्स्ट देखिए क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी, कि भाई सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया। ओके, सेकंड था प्रेफरेंशियल पॉलिसी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी में कि भाई कहीं पर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी में पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब, एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, तो वहां पर सिन्हाला को प्रेफरेंस दी जाएगी, सिन्हाला एप्लीकेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी, तमिल्स को नहीं। तो मतलब तमिल धीरे धीरे जॉब से भी आउटसाइड, मतलब साइडलाइन हो जाएंगे। देन थर्ड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया जिसके अंदर बोला गया कि वो फोस्टर करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है। अब आप खुद सोचिए, किसी एक कम्युनिटी को अगर आप धीरे धीरे करके साइडलाइन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट देखिए कि जो श्रीलंकन थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, वो एलिनेटेड फील करने लग जाते हैं। ठीक है, उनके कल्चर, लीडर वर नॉट सेंसिटिव। जो सिन्हाला लीडर थे वो इनके कल्चर और इनके लैंग्वेज को लेकर सेंसिटिव नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दे रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके अगेंस्ट में, जॉब, अदर अपॉर्चुनिटीज में उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो ये सब कुछ इनके साथ चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। श्रीलंकन तमिल जो है वो एक स्ट्रगल लॉन्च करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि तमिल को डिमांड करते हैं। इनकी ना बेसिकली ये डिमांड्स होती है, कई बार ना डिमांड्स भी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिमांड्स पूछते हैं कि भाई क्या क्या थे, तो ये बोलते थे कि भाई हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, रीजनल ऑटोनॉमी दे दो हमें, ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दो गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन वगैरह में। और जबकि ये सिन्हाला गवर्नमेंट ये सारी चीजें नहीं दे रहे थे उनको। क्लियर है। देन 1980 में ये क्या करते हैं, ये जब ऑटोनॉमस मांगते हैं, रीजनल ऑटोनॉमी ये नहीं देते हैं, सिन्हाला गवर्नमेंट जब मना कर देते हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंट तमिल एलम चाहिए, मतलब एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ओके, अलग से सेपरेट स्टेट चाहिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, श्रीलंका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर। देन द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्ट्रेस था, वो आगे जाके और बहुत बड़ा बनता है, जो बिल्कुल सिविल वॉर की तरह नजर आता है। आप देखेंगे पूरा का पूरा एक सिविल वॉर चलता है 1984 से लेकर 2009 तक। ओके, सिविल वॉर क्या होता है, देखिए दो अपोजिट ग्रुप जो होते हैं वो विद इन अ कंट्री इंटेंस तरीके से लड़ते हैं, विच इज लुक लाइक दैट कि एक वॉर डिक्लेयर हो गई है और पूरी तरीके से वॉर ही लगती है। ओके,
विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर लाइक अ वॉर। तो विद इन अ कंट्री दो कम्युनिटी आपस में लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस लड़ाई है जो कि वॉर की तरह अपीयर होती है। ओके, तो श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही होता है, दोनों ही साइड की कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा मरते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कुछ पीछे रह जाता है। ठीक है, एक सेटबैक लगता है कंट्री को इकोनॉमिकली, कल्चरली और सोशली। फिर 2009 में जाके जो है प्रॉपरली जो वॉर है वो खत्म होती है। ओके, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये श्रीलंकन गवर्नमेंट हो गई, ये श्रीलंकन गवर्नमेंट हो गई, और ये तमिल एलम वाले। ठीक है, तमिल। चलिए, ओके, ये बेल्जियम का अकोमोडेशन पड़ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना एक चीज है कि श्रीलंका ने जब पावर शेयर नहीं की है, पावर को शेयर करने से जब उसने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, तो क्या हुआ, तो सिविल वॉर हुई है। ओके, जबकि बेल्जियम का मॉडल हमें बताता है कि पावर को जब शेयर कर दिया जाता है तो अकोमोडेशन होता है, अलग अलग डाइवर्सिटी, एथनिसिटी, कल्चर के लोग भी साथ मिलकर रह पाते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और रह गया हमारा एक दो टॉपिक, प्रूडेंशियल और प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। ये बोलते हैं कि पावर शेयरिंग ना, दो रीजन है पावर शेयरिंग के। यहाँ पर देखिए, व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड, क्योंकि ये हेल्प करता है किसमें, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ओके, अभी ये प्रूडेंशियल का मतलब क्या है ये भी अभी देखेंगे हम। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड द वायलेंस, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे वायलेंस देखने को मिलता है, वायलेंस होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर आप पावर शेयर कर लेते हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इंस्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ओके, विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, बट लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं होता है। कंट्री की यूनिटी जो है वो डिसयूनिटी में बदल जाती है, जैसे तमिल्स जो है वो सेपरेट स्टेट की डिमांड, कंट्री की डिमांड करने लग गए। टायरनी ऑफ मेजोरिटी हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव होता है माइनॉरिटी के लिए। ठीक है ना, तो वो क्या करता है बेसिकली, इंस्टेबिलिटी को लेकर आता है। इट इज प्रूडेंशियल टू शेयर पावर बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अब देखिए, इन्होंने बता दिया कि क्या है प्रूडेंशियल का, बेसिकली मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बेसिस। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, कोई भी चीज कैलकुलेट करते हो ना कि भाई अगर मैंने ये किया तो ऐसा होगा, इसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रोडेंशियल में क्या होता है कि आप क्या करते हो, कैलकुलेशन बेस्ड जो स्टेप्स है वो लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई पावर को शेयर कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा तो फिर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो प्रोडेंशियल का मतलब कैलकुलेशन गेन की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, कि कैलकुलेटिव डिसीजन ले रहे हैं, कैलकुलेटिव गेन की बात कर रहे हैं, सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए, मॉरल। मॉरल मतलब कि भाई ये पावर शेयरिंग जो है ना स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन कर दीजिए इस तरह से। तो रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर, डेमोक्रेसी के अंदर रूल जो इन्वॉल्व होता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, कि भाई पावर को शेयर किया जाएगा। ओके, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, और पीपल के पास राइट होता है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं कि वो कैसे गवर्न होंगे। पीपल पार्टिसिपेट करती है रूलर को रूलर बनाने में। ठीक है, क्योंकि इलेक्टेड रूलर होते हैं और पीपल उनको चूज करती है, तो इसलिए। एंड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर द स्टेक इन द सिस्टम। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है जहां पर पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल मॉरल रीजन का मतलब है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग तो स्पिरिट होती है, डेमोक्रेसी बनती ही पावर शेयरिंग से है, तो इसीलिए भी पावर शेयरिंग जरूरी है, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है। क्लियर है? देखो, प्रूडेंशियल रीजन किस पे स्ट्रेस करता है, ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम, क्योंकि कैलकुलेटिव गेन की बात करता है। मॉरल रीजन एम्फेसाइज करता है एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल, कि भाई ये वैल्यूएबल थिंग है, वैल्यू है ये हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ना आपको चार तरीके से दिखाएंगे, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इसको कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। जो एग्जामिनर है वो आपसे अलग अलग तरीके से ये पूछ सकता है। तो इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल आर सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, है ना, पीपल सोर्स होते हैं, क्योंकि जो भी रूलर होता है उसको कौन इलेक्ट करता है, वो इलेक्ट कौन करता है, सिटीजन। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली सिटीजन जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, पावर इनके पास होती है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, सबके पास अपनी अपनी वॉइस है, मतलब सब पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह से। ओके, ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और वन ग्रुप। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कहते हैं जो पॉलिटिकल पावर है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। आप खुद सोचिए अगर किसी एक के पास पावर है तो मोनार्की नहीं हो जाएगा, किंग वाला सिस्टम नहीं हो जाएगा। इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर जो होती है वो क्या होती है, शेयर्ड होती है, डिवाइडेड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, अब देखिए ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आप देखते हैं, थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम आपको पता है, लेजिस्लेचर का काम आपको पता है, जुडिशरी का काम पता है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है लॉ को, लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करती है, जुडिशरी चेक एंड बैलेंस का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का पावर होता है, ये हॉरिजॉन्टल आपको पता है ऐसे लाइन जाती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी दोनों सेम मतलब एट द सेम लेवल दे एंजॉय देयर ओन रिस्पेक्टिव पावर। तो सच अ सेपरेशन इंश्योर नन ऑफ ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि भाई ये लोग जो है ना ये तीनों अनलिमिटेड पावर ना एक्सरसाइज करे, ठीक है, अपने लिमिट में रह के एक्सरसाइज करे। और हर ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेक कर सकता है, और इसी की वजह से आप देखोगे चेक एंड बैलेंस जो है वो इंस्टीट्यूशंस में क्रिएट होता है। क्लियर है। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। इस तरह से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देन देखिए उसके बाद आप देखिए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये दिख रहा है आपको ना कि ये सब क्या है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको लॉ वाला एग्जांपल दिया, जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ओके, फिर आता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म में देखो सेंटर सबसे ऊपर होता है, फिर स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और ये फेडरल गवर्नमेंट भी होता है। ओके, अभी सेकंड चैप्टर में हम फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फेडरल गवर्नमेंट जहाँ सेंटर और जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स है जैसे स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर शेयर्ड होती है। ओके, अब देखिए इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल। तो वही है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है। अब आ जाते हैं सोशल ग्रुप। अब देखिए ये थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग का, कि भाई क्या होता है लोकल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होता है। ओके, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम के अंदर, इसका अच्छा एग्जांपल है। सम कंट्रीज के अंदर देखेंगे लीगल अरेंजमेंट होता है पावर शेयरिंग का, जैसे सेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर आर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है, कुछ जो सीट्स होती है रिजर्व होती है, ठीक है ना, रिजर्व्ड होती है, जैसे वुमेन्स के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। तो ये क्या क्या कंफर्म कर रहे हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई पावर इनके साथ भी शेयर होगी। अगर सीट रिजर्व है तो मतलब उस सीट से सिर्फ 80% ही इलेक्ट होकर आ सकता है। तो बेसिकली क्या हो गया कि पावर को 80% के साथ या 80% या विमेन के साथ भी शेयर किया जा रहा है। तो इस तरह से हम ग्रुप के साथ पावर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, स्पेशली वो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वो मैंने अभी आपको बताया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या, मान लीजिए कि भाई अगर ये एक कंट्री है, यहाँ पर ये सीट रिजर्व है, तो ये सीट जिसके लिए रिजर्व है, अगर एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ एससी और एसटी ही उस सीट से इलेक्ट होकर आ सकते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट मीन गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, कि भाई अगर आपने रिजर्व कर दिया तो इसका मतलब वो डाइवर्स ग्रुप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंदर आएंगे और जो अपनी वॉइस है वो ला सकते हैं। इसकी वजह से वो एलिनेटेड फील नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कम्युनिटी का कोई ना कोई पर्सन गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। ओके, और ये जो मेथड है ये गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ फेयर शेयर इन द पावर, और इससे क्या होता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी एक फेयर शेयर मिलता है पावर के अंदर। ओके, देन आता है हमारा लास्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के साथ हम कैसे पावर को शेयर करते हैं। तो देखिए कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कहते हैं कि भाई जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, कहते हैं कि पावर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से भी पावर को शेयर किया जाता है। अगर कोई पार्टी नहीं जीतती है तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है ना, अपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो अपोजिशन के साथ भी हम क्या कर रहे होते हैं, पावर को शेयर कर रहे होते हैं। ओके, ये अब देखिए आपका बेस्ट एग्जांपल मिल जाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है जब कोई भी एक गवर्नमेंट को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है उसके बाद। ओके, वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप दोस ऑफ ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, इन सबके साथ भी पावर को शेयर किया जाता है। तो ये था बेसिकली हमारा चैप्टर। ओके, ये हमारे चैप्टर का एंड है।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार आप देख लें, आपका रिवीज़न हो जाएगा अच्छे से, ओके? और अगर किसी पॉइंट के अंदर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, ओके? थैंक्स फॉर द वॉचिंग।